नमस्कार साथियों। मौर्य काल के अंतर्गत साथियों हम लोगों ने कई वीडियोस बनाकर हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने मौर्य काल में दोस्तों व्यापार, ठीक है, व्यापार वाणिज्य होते थे उनको जानकारी ली उनके बारे में। और मौर्य काल की जो दोस्तों पहचान है, यानी कि मौर्य काल की जो मृदभांडों के अनुसार पहचान है वह NBPW यानी कि नॉर्थ ब्लैक प्रिंटेड वेयर, ठीक है, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, इनसे पहचान की जाती है। आगे साथियों हम लोग मौर्यकालीन कला के बारे में जानकारी लेंगे कि मौर्य काल के अंतर्गत किस किस प्रकार से कला उत्सर्जित हुई। ठीक है, कुमार स्वामी ने मौर्य कला को राजकीय कला एवं लोक कला में विभाजित किया है। जो कुमार स्वामी हैं दोस्तों, उन्होंने मौर्य काल के अंतर्गत जो राजकीय कला है और लोक कला है उसमें विभाजित किया है। पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग से नगर के परकोटे मिले हैं और कुम्हरहार से 80 स्तंभ वाले राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। जो दोस्तों बुलंदी बाग है पाटलिपुत्र के समीप बिहार में, वहाँ से दोस्तों नगर के परकोटे मिले हैं। ठीक है, बुलंदी बाग से नगर के परकोटे मिले हैं। कुम्हरहार से दोस्तों 80 स्तंभ वाले राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। इन्हें दोस्तों प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वह स्पूनर महोदय को है। ठीक है, स्पूनर महोदय के द्वारा दोस्तों बुलंदी बाग के नगर परकोटे को और कुम्हरहार से जो 80 स्तंभ वाले राजप्रसाद मिले हैं, इन्हें दोस्तों प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है। और दोस्तों स्पूनर महोदय जो कुम्हरहार राजप्रसाद है दोस्तों, उसको दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यह बनवाया गया था। कुम्हरहार राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था, यह कहते हैं स्पूनर महोदय। और साथियों जो अल्तेकर हैं और मिश्र हैं, अल्तेकर और मिश्र जी अशोक के द्वारा इसे निर्माण मानते हैं। जो कुम्हरहार राजप्रसाद है दोस्तों 80 स्तंभ वाली राजप्रसाद, इसका दोस्तों निर्माण स्पूनर महोदय के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया और अल्तेकर तथा मिश्र के द्वारा अशोक ने करवाया है। फाहियान के अनुसार यह राजप्रसाद मानवाकृति नहीं बल्कि देवों के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, जो फाहियान चीनी यात्री हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे दोस्तों, इनके द्वारा यह कहा गया है कि यह जो मानवाकृति है यानी कि कुम्हरहार राजप्रसाद है, इसको साथियों मानवों के द्वारा नहीं बनवाया गया बल्कि यह देवों के द्वारा बनवाया गया है। मेगास्थनीज दोस्तों और एरियन, मेगास्थनीज एवं एरियन के अनुसार इस राजप्रसाद की शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बतना ही कर सकते थे। ठीक है, जो मेगास्थनीज हैं एवं एरियन हैं दोस्तों, यूनान में जो दो शहर बड़े बड़े पाए गए हैं सूसा और एक बतना, इसकी तुलना में दोस्तों मेगास्थनीज एवं एरियन ने यह कहा है कि जो कुम्हरहार राजप्रसाद है कई गुना अच्छा पाया गया है। ठीक है, सूसा और एक बतना की तुलना दोस्तों कुम्हरहार राजप्रसाद से की गई है। किसके द्वारा? मेगास्थनीज एवं एरियन के द्वारा। यानी कि मेगास्थनीज एवं एरियन कहते हैं कि कुम्हरहार राजप्रसाद इस प्रकार से बनाया गया है और इतना बड़ा विशाल है कि उसकी तुलना सूसा और ना ही एक बतना ही कर सकते हैं। पाटलिपुत्र नगर की लंबाई 80 स्टेडिया व चौड़ाई 18 स्टेडिया थी, जिसमें साथियों 64 द्वार थे और 570 बुर्ज थे, जिसमें 64 द्वार व 570 बुर्ज थे। ये आप लोगों को दोस्तों पहले भी मैंने बताया है। बुलंदी बाग से आरे युक्त लकड़ी का बना रथ का पहिया मिला है। या बुलंदी बाग जो है दोस्तों, बुलंदी बाग से देखिए नगर के परकोटे मिले हैं और बुलंदी बाग से ही दोस्तों आरे युक्त लकड़ी का बना रथ का पहिया मिला है। मौर्य काल में दोस्तों काष्ठ यानी कि लकड़ी, काष्ठ के स्थान पर पत्थर का उपयोग हुआ। मौर्य काल में काष्ठ लकड़ी के स्थान पर पत्थर का उपयोग हुआ था। अशोक के स्तंभों के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो साथियों शुरुआत में ही मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट करने से पहले ही दोस्तों करते ही दोस्तों अशोक के स्तंभों के बारे में हम लोगों ने कुछ मतलब हद तक पढ़ लिया था। अभी जो कुछ भी दोस्तों जो पॉइंट बचे हैं, जैसे अशोक की जो 14 स्तंभ लेख मिले हैं उनके बारे में भी जान लेंगे इसमें। ठीक है साथियों, अशोक के स्तंभ, एकाश में स्तंभ। एकाश में स्तंभ मतलब दोस्तों एक पत्थर को तराश कर बनाए गए स्तंभ, एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए स्तंभ जो हैं वह एकाश में स्तंभ कहलाए हैं। और दोस्तों यह मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। जो अशोक के एकाश में स्तंभ हैं यानी कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए स्तंभ हैं, यह मौर्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इन पर चमकदार पॉलिश है।
साथियों जो ये लाइन लिखी हुई है यानी कि हखामनी ईरानी डेरियस 516 ईसा पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट। साथियों ये इसलिए लिखी है क्योंकि जो अशोक ने स्तंभ बनवाने चालू किए वह कहाँ से सीखे, ठीक है। अशोक के जो स्तंभ हैं, स्तंभलेख हैं, ठीक है, वह कहाँ से उन्होंने सीखा, यानी कि अशोक ने कहाँ से सीखा। तो ये यही जानकारी है जो हखामनी या फिर ईरानी, हखामनी दोस्तों ईरानियों को ही कहते हैं। हखामनी ईरानी जो शासक डेरियस था उसने दोस्तों 516 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था सॉरी, हखामनी ईरानी जो डेरियस है, डेरियस शासक था एक दोस्तों, हखामनी ईरानी शासक जिसने 500 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और दोस्तों तक्षशिला को अपना 20वां प्रांत के रूप में जोड़ा था, जिससे 360 टैलेंट मुद्रा प्राप्त होती थी। और साथियों इसके बाद जो अरस्तु का जो दोस्तों शिष्य है, अरस्तु का शिष्य सिकंदर अलेक्जेंडर, ठीक है, सिकंदर, इसने दोस्तों जब 331 ईसा पूर्व में अरेवेला के युद्ध में ईरानियों को परास्त करके ईरानियों का जो साम्राज्य था भारत से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। 331 ईसा पूर्व में अरेवेला गोगाबेला का युद्ध, ठीक है। अशोक स्तंभों पर पशु आकृति को निहार रंजन रे ने यूनानी प्रभाव माना है। अब साथियों जो अशोक के स्तंभ हैं उन पर जो पशु आकृतियां बनी हुई हैं वह कहते हैं, निहार रंजन रे कहते हैं कि इसका जो प्रभाव है वह यूनानियों के द्वारा माना जाता है, ठीक है, यूनानी प्रभाव है। यानी कि अशोक के स्तंभों पर जो पशु आकृति बनी है, निहार रंजन रे कहते हैं कि यह यूनानी प्रभाव है। और साथियों जो अशोक के स्तंभ हैं, अशोक ने स्तंभ लगवाने, स्तंभ खुदवाने या फिर स्तंभ लिखवाने की प्रथा कहाँ से सीखी, तो हखामनी ईरानी डेरियस जो शासक था 516 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, इसी से दोस्तों अशोक ने स्तंभों का निर्माण करवाना सीखा था, ठीक है। इसी की दोस्तों इसी जो ये लोग दोस्तों स्तंभ लगवाते थे, स्तंभ लिखवाते थे, इसी की परंपरा को दोस्तों अशोक ने सीखा था। जो दोस्तों अशोक का प्रथम स्तंभ है यह बसाड़ बखीरा वैशाली का कोल्हुआ स्तंभ है। प्रथम स्तंभ अशोक का बसाड़ बखीरा वैशाली का कोल्हुआ स्तंभ है। कोल्हुआ स्तंभ दोस्तों अशोक का प्रथम स्तंभ है। इसके शीर्षक पर शेर की मूर्ति बनी हुई है। जो कोल्हुआ स्तंभ है यह अशोक का प्रथम स्तंभ है जिसके शीर्षक पर शेर की मूर्ति बनी हुई है और यह दोस्तों बुद्ध के अंतिम उपदेश की स्मृति में बनाया गया था। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो अंतिम उपदेश है वह सुबुद्ध को दिया गया था 483 ईसा पूर्व में। इसी की स्मृति में दोस्तों अशोक ने जो अपना पहला स्तंभ है कोल्हुआ स्तंभ, इसका निर्माण करवाया, ठीक है, बुद्ध के अंतिम उपदेश की स्मृति में। फाहियान ने 6 एवं हुएनसांग ने 15 स्तंभों का उल्लेख किया है। दोस्तों जो फाहियान है चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, उसने 6 स्तंभों का उल्लेख किया है। और जो हुएनसांग है, हुएनसांग ने 15 स्तंभों का उल्लेख किया है हुएनसांग ने 15 स्तंभों का उल्लेख किया है। जबकि दोस्तों वर्तमान में जो है वह 30 स्तंभ पाए गए हैं। अशोक के दोस्तों वर्तमान में स्तंभों की जो संख्या मिली हुई है वह 30 है, ठीक है। फाहियान ने 6 बताया है और हुएनसांग ने 15 स्तंभों का उल्लेख किया है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर एवं रामपुरवा स्तंभ की चौकी पर दाना चुगते हुए हंसों का अंकन है। साथियों ये सवाल आया हुआ है कि दाना चुगते हुए हंसों का अंकन किन स्तंभों पर है, तो दोस्तों 2 स्तंभों पर है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख और रामपुरवा स्तंभलेख। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर और रामपुरवा स्तंभ पर दाना चुगते हुए हंसों का अंकन है। रुम्नदेही स्तंभ, यह दोस्तों इसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है आपको। रुम्नदेही जो स्तंभ है यह सबसे छोटा स्तंभलेख है और इसके शीर्षक पर घोड़े की आकृति बनी हुई है। रुम्नदेही स्तंभलेख सबसे छोटा स्तंभलेख है जिसके शीर्षक पर घोड़े की आकृति बनी हुई है। साथियों इसके बारे में बताया था कि रुम्नदेही स्तंभ जो है अशोक के द्वारा यहाँ पर जाकर दोस्तों 1/6 से कर हटाकर 1/8 कर दिया गया था, बाकी सभी करों को हटा दिया गया था, ठीक है। सारनाथ स्तंभ पर जो चौकी फलक पर पशुओं की क्रम है दोस्तों, जो सारनाथ स्तंभ है इसकी चौकी या फिर फलक पर जो पशुओं का क्रम है वह कौन कौन सा है साथियों। पहला है हाथी गज, ठीक है, गज को हाथी कहते हैं, गज हिंदी शब्द है। गज हाथी
वृषभ, बैल, घोड़ा, सिंह, ठीक है। इन 4 दोस्तों पशुओं की आकृतियों का अंकन है सारनाथ स्तंभ के फलक पर, ठीक है। सारनाथ स्तंभ के शीर्षक पर, फलक पर या चौकी पर कौन कौन से पशु हैं? गज, हाथी, वृषभ, बैल, घोड़ा और सिंह, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों जो अशोक स्तंभ की फ़ोटो में जो केवल और केवल बैल और घोड़ा ही दिखते हैं साथियों। मैंने आपको बताया था कि बैल, वृषभ, घोड़ा, हाथी, ये 4 पशुओं की आकृतियां हैं दोस्तों, जिसमें साथियों सामने से देखने पर केवल और केवल बैल व घोड़ा ही दिखाई देते हैं। स्तंभों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। जो स्तंभ हैं उन्हें मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। लाट या यष्टि, लाट या यष्टि, दूसरा अवांगमुखी, तीसरा कमल या उल्टा कमल, चौथा दोस्तों चौकी या शीर्ष, ठीक है। लाट, यष्टि, अवांगमुखी, कमल या उल्टा कमल, चौकी या शीर्ष, ठीक है। भारतीय ईरानी स्तंभों की तुलना साथियों, जो भारतीयों जैसे कि मौर्य काल में अशोक ने दोस्तों ईरानियों से स्तंभ निर्माण को सीखा था, ठीक है। स्तंभों को सीखा था और इसी के द्वारा दोस्तों अशोक यहाँ पर भी भारत में भी स्तंभों को बनवाने लगा था। तो भारतीय ईरानी स्तंभों की तुलना देख लेते हैं। भारतीय स्तंभ सपाट हैं, यानी कि बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है, तथा नीचे से ऊपर की ओर पतले होते गए हैं। साथियों जो स्तंभ है, जैसे कि ये स्तंभ है, तो जब नीचे से ऊपर को गए दोस्तों तो वो इस तरीके से बन गए, ठीक है। यानी त्रिकोणमिति के आधार पर देख लीजिए, नीचे से ऊपर की ओर चलते हुए पतले बनते गए, ठीक है। जैसे कुतुब मीनार है दोस्तों, नीचे चौड़ाई ज़्यादा है, ऊपर जाते जाते वह छोटी रह जाती है चौड़ाई। उसी प्रकार से दोस्तों भारतीय जो स्तंभ हैं अशोक के द्वारा बनवाए गए वे सपाट हैं और ऊपर जाने पर जो दोस्तों पतले होते गए, जबकि ईरानी जो स्तंभ हैं ये नालीदार हैं तथा इनकी चौड़ाई एक समान है। जो ईरानियों ने स्तंभ बनाए वह नालीदार हैं, यानी कि जब बनाए गए हैं तो उन पर दोस्तों डिज़ाइन किया गया है गोलाकार में। भारतीय स्तंभ जो है सपाट हैं, यानी कि चिकने हैं, और ईरानी स्तंभ नालीदार हैं तथा इनकी चौड़ाई जो है वह ऊपर जाते समय एक समान ही रही है। मौर्यों के स्तंभ एक पत्थर से निर्मित हैं। जो अशोक ने दोस्तों एकाश में पत्थर को तराश कर दोस्तों वो स्तंभ बनवाए हैं, तो अशोक की जो स्तंभ हैं वह एक ही पत्थर से निर्मित किए गए हैं। ईरानी जो है दोस्तों स्तंभ यह प्रस्तर खंडों में है, ठीक है, यानी कि अलग अलग खंड करके इनका निर्माण किया गया है ईरानी स्तंभों का। अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से स्थित हैं, यानी कि कहीं भी लगवा दिए हैं, कोई डर भय नहीं था, निर्भय थे, ठीक है, यानी कि लोगों के द्वारा उस समय नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। जबकि ईरानी जो है वह चौकी पर स्थित हैं, ठीक है, यानी कि जो अशोक स्तंभ हैं बिल्कुल पृथ्वी से ही बनाए गए हैं और ईरानी स्तंभ चौकी पर निर्मित हैं। अशोक के स्तंभों पर पशुओं की आकृतियाँ बनाई गई हैं। अभी मैंने दोस्तों अभी बताई, ये देख लीजिए कि अशोक की जो सांची का स्तंभ है उस पर 4 पशुओं की आकृतियां हैं। तो दोस्तों अशोक के स्तंभों पर पशुओं की आकृतियां बनाई गई हैं, जबकि साथियों ईरानी जो स्तंभ हैं उन पर पशुओं की आकृतियां नहीं मिली हैं, ठीक है, यानी कि ईरानी स्तंभों पर पशुओं की आकृतियां नहीं हैं। अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से लगाए गए हैं, यानी कि कहीं भी दोस्तों अशोक ने स्तंभों का निर्माण कर दिया, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों जो लोगों के द्वारा नुकसान नहीं पहुँचाया गया था। जबकि ईरानी जो स्तंभ हैं वह महलों में लगवाए गए थे। अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से लगाए गए हैं, ईरानी स्तंभ महलों में लगाए गए हैं। मौर्यों में पॉलिश अत्यधिक चमकदार है। जो मौर्यों के अशोक के जो स्तंभ हैं वहाँ पर दोस्तों पॉलिश देखी जाए तो पॉलिश अत्यधिक चमकदार है। ईरानियों में दोस्तों स्तंभों पर पॉलिश नहीं की गई है। जो ईरानी स्तंभ हैं उन पर पॉलिश नहीं की गई है। अशोक के स्तंभों में उल्टा कमल यानी कि घंटा लटकाया गया है। अशोक के स्तंभों में उल्टा कमल घंटा लटकाया गया है। ईरानी स्तंभों में ऐसा नहीं है। अशोक के स्तंभ उत्तर प्रदेश के चुनार मिर्ज़ापुर के बलुआ पत्थर से बने हैं। जो अशोक के स्तंभ हैं साथियों, ये प्रश्नोपयोगी लाइन है। अशोक के जो स्तंभ हैं ये कहाँ से, इनका निर्माण दोस्तों कहाँ से पत्थरों का निर्माण किया जाता था? तो अशोक के स्तंभों के निर्माण में दोस्तों पत्थरों का जो प्रयोग है वह कहाँ से मंगवाया जाता था? उत्तर प्रदेश के चुनार मिर्ज़ापुर के बलुआ पत्थर से करते थे, ठीक है।
उत्तर प्रदेश के चुनार मिर्ज़ापुर से मंगवाए जाते थे पत्थर स्तंभों के निर्माण के लिए। अशोक के स्तंभों का शीर्ष अलग बना हुआ है। जो स्तंभों का शीर्ष है दोस्तों वह अलग बना हुआ है तथा शीर्ष पर पशुओं की आकृतियाँ या मूर्तियाँ बनी हुई हैं। शीर्ष का जो मुख्य अंश है वह घंटा कहलाता है। ठीक है, स्तंभों पर शीर्ष अलग बना हुआ है, यानी कि स्तंभ तो सीधे लग गए दोस्तों, तो उस पर जो दोस्तों ऊपर जो बनाया जाता था वह अलग से लगाया जाता था। ठीक है, और उस पर दोस्तों पशुओं की आकृतियाँ भी हैं। शीर्ष का मुख्य अंश जो है वह घंटा कहलाता है। ठीक है, ये कमल, उल्टा कमल, ये दोस्तों घंटा कहलाता है, जबकि ऊपर लगाया जाता था। ठीक है, जिसे अवांगमुखी कमल कहा जाता है। जो दोस्तों स्तंभ बनाए जाते थे उस पर साथियों जो शीर्ष पर दोस्तों जो पशुओं की आकृतियों का शीर्ष बनाया जाता था उसे घंटा कहा जाता था, और जिसे अवांगमुखी कमल कहा जाता था। विभिन्न स्तंभों के शीर्ष पर निम्न पशु हैं। साथियों, हम लोग देख लेते हैं कि जो अशोक के स्तंभ हैं वह कहाँ से, मतलब कि कौन कौन सी जगह से कौन कौन से चित्र पाए गए हैं। यानी कि जो अशोक के स्तंभ बनाए गए हैं उन पे दोस्तों पशुओं का चित्र है, तो कहाँ कहाँ से कौन कौन से पशुओं का चित्र मिला है वह देख लेते हैं। सारनाथ एवं सांची स्तंभ लेख पर 4 सिंह हैं, यानी कि 4 शेरों का अंकन है, 4 शेरों की चित्र बने हुए हैं, मूर्तियाँ हैं। ठीक है, सारनाथ एवं सांची स्तंभ पर 4 सिंह हैं। लौरिया, नंदनगढ़ और वैशाली स्तंभ, ये दोस्तों बसाड़ कोलुआ, यानी कि यह पहला अशोक के द्वारा पहला बनवाया गया स्तंभ है। इस पर दोस्तों 1 सिंह है। लौरिया, नंदनगढ़ और वैशाली स्तंभ पर 1 सिंह है। रामपुरवा स्तंभ पर, यह दोस्तों रामपुरवा दूसरा स्तंभ है, इस पर 1 बैल है। रामपुरवा स्तंभ यह दूसरा है, इस पर 1 बैल है। संकिसा स्तंभ पर 1 हाथी का चित्र है, 1 हाथी की मूर्ति है। संकिसा स्तंभ पर 1 हाथी की मूर्ति है। रामपुरवा के स्तंभ, जो कि पहला स्तंभ है दोस्तों, ये दोस्तों दूसरा स्तंभ है। रामपुरवा का स्तंभ दूसरा वाला, इस पर बैल की आकृति है। रामपुरवा के प्रथम स्तंभ पर 1 सिंह बैठाया गया है, यह दोस्तों लेख युक्त मिला है। ठीक है, जो रामपुरवा का प्रथम स्तंभ है यह लेख युक्त मिला है। और दोस्तों कौशाम्बी, रामपुरवा, ये वैशाली, बसाड़ और संकिसा, कौशाम्बी, रामपुरवा और संकिसा के स्तंभ लेख विहीन हैं, यानी कि कौशाम्बी, रामपुरवा और संकिसा स्तंभ ये दोस्तों लेख विहीन हैं, जबकि रामपुरवा के प्रथम स्तंभ ये लेख युक्त मिले हैं। लौरिया अरराज, कौशाम्बी स्तंभ लेख के शीर्ष विहीन है, यानी कि दोस्तों जो लौरिया अरराज है और कौशाम्बी स्तंभ लेख है, लौरिया अरराज और कौशाम्बी स्तंभ लेख ये दोस्तों शीर्ष विहीन है, यानी कि दोस्तों इन पर घंटा नहीं बनाया गया है। अशोक का एकाश्म स्तंभों का सर्वश्रेष्ठ नमूना सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्ष है। अशोक का एकाश्म स्तंभों का सर्वश्रेष्ठ नमूना सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्ष है। सारनाथ के जो सिंह स्तंभ है उसका शीर्ष दोस्तों अशोक का एकाश्म स्तंभों का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों जो सारनाथ स्तंभ, जिसमें 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं तथा 1 चक्र धारण किए हुए हैं। सारनाथ स्तंभ में दोस्तों 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं तथा 1 चक्र धारण किए हुए हैं। यह चक्र बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। साथियों, जो भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, और दोस्तों उसी का जो प्रतीक है वह सारनाथ में जो दोस्तों 1 चक्र धारण किए हुए हैं, ठीक है, वहीं पे मिलता है। आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, जो आधुनिक भारत का दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह है जो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र में मूलतः 32 तीलियाँ थीं। ठीक है, इस चक्र में मूलतः 32 तीलियाँ थीं। सांची एवं भरहुत के मूल स्तूप के निर्माण का श्रेय भी अशोक को जाता है। जो सांची एवं भरहुत का मूल स्तूप है, सांची में दोस्तों, भरहुत में, ये दोस्तों स्तूप मिले हैं, उसका निर्माण का श्रेय भी अशोक को दिया जाता है। अब साथियों गुहा कला के बारे में देख लेते हैं, गुफाओं के बारे में। ठीक है, अशोक ने वास्तुकला की नई शैली यानी गुफा निर्माण को शुरू किया। अशोक ने वास्तुकला की नई शैली यानी कि गुफा निर्माण को शुरू किया। मौर्य काल में कुल 7 गुफाओं का निर्माण हुआ।
मौर्य काल में कुल 7 गुफाओं का निर्माण हुआ है। बराबर की पहाड़ी में दोस्तों, ये बराबर की पहाड़ी कहाँ है? पूर्व में गया जिला, वर्तमान जोहानाबाद। पूर्व में गया जिला में, वर्तमान में दोस्तों जोहानाबाद जिला में बराबर की पहाड़ियाँ हैं। इसमें साथियों 3 गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था। जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं साथियों, यह पूर्व में गया जिला में, जो कि वर्तमान आज का जोहानाबाद जिला है, यहाँ पर अशोक के द्वारा 3 गुफाओं का निर्माण किया गया। इनके नाम, जो 3 गुफाएं अशोक के द्वारा निर्मित की गई, उनके कौन कौन से नाम हैं? कर्ण चौपाड़ या दोस्तों कर्ण चौपड़, ठीक है, सुदामा तथा विश्वकर्मा या विश्व झोपड़ी है। अशोक ने जो दोस्तों आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, बराबर की पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कर्ण चौपार, सुदामा और विश्वकर्मा या फिर विश्व झोपड़ी, ये 3 दोस्तों गुफाएं थीं जो अशोक के द्वारा बनवाई गई थीं बराबर की गुफाओं में, बराबर की पहाड़ियों में। सुदामा गुफा एवं विश्वकर्मा गुफा को अशोक ने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में, एवं जो कर्ण चौपार गुफा है वह 19वें वर्ष में आजीविकों को प्रदान की। ठीक है, कर्ण चौपार और सुदामा और विश्वकर्मा, यानी कि विश्व झोपड़ी या विश्वकर्मा और सुदामा, ये जो 2 गुफाएं हैं दोस्तों, सुदामा तथा विश्वकर्मा, ये अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में बनवाई गई थी। और जो पहली कर्ण चौपार गुफा है, यह अशोक के राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में आजीविकों को प्रदान की गई। ए पैसेज टू इंडिया में बराबर की गुफाओं का उल्लेख किया गया है। तो बराबर की गुफाओं का उल्लेख किस बुक में किया गया है दोस्तों? ए पैसेज टू इंडिया। बराबर की पहाड़ी में लोमश ऋषि की गुफा भी मौर्यकालीन है। बराबर की जो पहाड़ी है दोस्तों, ये यहाँ पर दोस्तों एक लोमश ऋषि की गुफा भी है जो मौर्यकालीन है। इसका निर्माण अशोक के पोते दशरथ ने करवाया था। ठीक है, लोमश ऋषि गुहा लेख में दशरथ को देवानाम प्रिय कहा गया है। देखिए, अशोक ने भी दोस्तों देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, और जो दशरथ हैं, अशोक की दोस्तों पौत्र दशरथ ने बराबर की पहाड़ी में लोमश ऋषि की गुफा आजीविकों को दान की थी। और दोस्तों लोमश ऋषि गुफा में ही दशरथ के लिए देवानाम प्रिय शब्द लिया गया है। ठीक है, तो कुल 4 गुफाएं हैं बराबर की पहाड़ी में, कर्ण चौपार, सुदामा, विश्वकर्मा या विश्व झोपड़ी, ये 3 अशोक के द्वारा बनवाई गई बराबर की पहाड़ी में। और जो लोमश ऋषि है, ये दोस्तों अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा बनवाई गई थी, जिसमें लोमश ऋषि में दशरथ का नाम देवानाम प्रिय लिया गया है। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों को 3 गुफाएं प्रदान की। जिस प्रकार दोस्तों बराबर की पहाड़ी में अशोक ने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, इसी प्रकार दोस्तों अशोक के जो पौत्र दशरथ हैं, इन्होंने भी दोस्तों नागार्जुन पहाड़ी में आजीविकों को 3 गुफाएं प्रदान की। इनमें गोपी गुफा प्रसिद्ध है। तो नागार्जुन जो पहाड़ी है दोस्तों, उसमें 3 गुफाएं हैं। पहली गुफा गोपी गुफा है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, दूसरी वापी गुफा तथा पदथिक गुफा अन्य गुफा हैं। 3 गुफाओं का निर्माण करवाया दोस्तों दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी में। पहली है गोपी गुफा जो सबसे प्रसिद्ध है, दूसरी है वापी गुफा, तीसरी है पदथिक गुफा। ठीक है, राजगृह के निकट सीतामढ़ी गुफा, यह किसी पहाड़ी पर नहीं है बल्कि स्वतंत्र रूप से ग्रेनाइट पत्थर को भीतर से खोदकर बनाया गया है। राजगृह के निकट साथियों सीतामढ़ी गुफा भी मौर्यकालीन है। जो राजगृह है दोस्तों मौर्यकालीन राजधानी राजगृह में सीतामढ़ी गुफा, यह किसी पहाड़ी पर स्थित नहीं है बल्कि स्वतंत्र रूप से ग्रेनाइट पत्थर को भीतर से खोदकर बनाया गया है। इसका निर्माण भी संभवतः दशरथ ने ही करवाया था। दशरथ अशोक का पुत्र, इसका निर्माण भी दोस्तों दशरथ ने ही करवाया था, जो राजगृह के निकट सीतामढ़ी गुफा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे साथियों मौर्यकालीन कला के अंतर्गत ही वहाँ के जो साधारण लोग निवासी थे वह भी दोस्तों कला बनाते थे, जिसे हम लोग अलग से बांटते हैं लोक कला के अंतर्गत। ठीक है, अब मौर्यकालीन कला के अंतर्गत हम लोग लोक कला को देखेंगे कि उन्होंने क्या कुछ किया। मथुरा के परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति, मथुरा के परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति, यह मणिभद्र कहलाती है।
जो मथुरा के परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति मिली है वह मणिभद्र कहलाती है। पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्राहणी यक्षी की मूर्ति, पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्राहणी यक्षी की मूर्ति लोक कला के अंतर्गत आती है। बेसनगर से प्राप्त यक्षी की मूर्ति, यह भी लोक कला के अंतर्गत आती है। ग्वालियर की मणिभद्र की मूर्ति, ग्वालियर की मणिभद्र यक्षी की मूर्ति, यह भी लोक कला के अंतर्गत आती है। ग्वालियर की मणिभद्र यक्षी की मूर्ति। राजघाट वाराणसी से प्राप्त त्रिमुख यक्ष प्रतिमा, जो राजघाट है दोस्तों, राजघाट वाराणसी में आता है, यहाँ से प्राप्त त्रिमुख यक्ष प्रतिमा मिली हुई है। त्रिमुख यक्ष प्रतिमा राजघाट वाराणसी से मिली है, यह भी लोक कला के अंतर्गत आती है। शिशुपालगढ़ से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा, शिशुपालगढ़ से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा लोक कला के अंतर्गत आती है। विदिशा से यक्षी की मूर्ति भी मिली है, विदिशा से यक्षी की मूर्ति मिली है। पटना के बुलंदीबाग से नर्तकी की एक मृण मूर्ति तथा रथ का एक पहिया मिला है। जो पटना का बुलंदीबाग है साथियों, वहाँ से नर्तकी की एक मृण मूर्ति यानी कि नाच करते हुए नर्तकी की एक मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति तथा रथ का पहिया मिला है पटना के बुलंदीबाग से, जिसमें 24 तीलियां हैं। साथियों, जो पटना के बुलंदीबाग से नर्तकी की एक मृण मूर्ति मिली है तथा साथ ही साथ रथ का एक पहिया मिला है जिसमें 24 तीलियां हैं। उड़ीसा में धौली में, उड़ीसा के धौली में चट्टान को काटकर हाथी की आकृतियां बनाई गई हैं। ये दोस्तों लोक कला के अंतर्गत ही उड़ीसा के धौली में चट्टान को काटकर हाथी की आकृतियां बनाई गई हैं। लोहानीपुर पटना से 2 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। जो लोहानीपुर है पटना में, वहाँ से 2 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है, यह भी लोक कला के अंतर्गत आता है। मौर्यकालीन मृण मूर्तियाँ, मौर्यकालीन जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वह मथुरा से प्राप्त हुई हैं। मौर्यकालीन मिट्टी की मूर्तियाँ सर्वाधिक मथुरा से प्राप्त हुई हैं। कालसी देहरादून से हाथी की मूर्ति मिली है। जो कालसी है देहरादून में, वहाँ से हाथी की मूर्ति मिली है जिसके नीचे गजतमे लिखा है। कालसी देहरादून से हाथी की मूर्ति मिली है जिसके नीचे गजतमे लिखा है। रोपड़ से मौर्यकालीन हाथी दांत की एक मोहर मिली है। रोपड़ है दोस्तों पंजाब में, रोपड़ से मौर्यकालीन हाथी दांत की एक मोहर मिली है, यानी कि मोहर पर दोस्तों हाथी दांत को बना हुआ पाया गया है जो कि मौर्यकालीन है, रोपड़ से मिली है। और दोस्तों रोपड़ से ही इस पर शासक का नाम भदुपालकस मिला है, भदुपालकस मिला है जो यहाँ का स्थानीय शासक था। साथियों, जो रोपड़ है वहाँ से मौर्यकालीन हाथी दांत की एक मोहर मिली है, इस पर शासक का नाम भदुपालकस मिला है जो यहाँ का स्थानीय शासक था। साथियों, हम लोगों ने मौर्यकालीन जो कला थी उसको कंप्लीट कर लिया है। अब साथियों हम लोग कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में जानेंगे, जो कि दोस्तों 15 अधिकरणों में बटा हुआ है। कल हम लोग उसके बारे में देखेंगे, ठीक है।